हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बढ़िया। मेरा नाम शहजाद। हम आपको पढ़ा रहे हैं 12th क्लास की फिज़िक्स, जिसका चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, और उसका पार्ट 3 अब आएगा आपके सामने। ठीक है, हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, उसका पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम क्या क्या पढ़ाते हैं टॉपिक, ठीक है, वो देखते हैं। देखो, लिख दिया हमने यहाँ पर विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी पार्ट 3 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के सारे एग्जाम्पल कराएंगे उसके बाद, और फिर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में और देखते हैं। ठीक है, तो हम इसके बहुत सारे पॉइंट करा चुके हैं। ठीक है, अब हम नंबर 1 से ही चल रहे हैं पार्ट 3 में। आप टॉपिक वाइज भी लिख सकते हो। हमने आपसे कहा था ये नोट्स बनाते रहिए, है ना, रजिस्टर ले लीजिए, उसमें नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब आप देख लेना पार्ट 2, जब आप देख लोगे पार्ट 2, उसमें देख लेना कौन सा पॉइंट हुआ है, तो उससे अगला नंबर डाल के आप अगला लिखना। ठीक है, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1 से, विद्युत ऊर्जा का तथा जूल का नियम। क्या है? वैद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जूल्स लॉ, क्या कह सकते हैं हम इसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ क्या है ये? ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है, लेकिन विद्युत लग गई है तो इसका मतलब लाइट की बात हो रही है। जैसे हम बल्ब जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसे ही क्या कह रहे हैं हम, या बल्ब जला रहे हैं जैसे, तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा में। ऊष्मा, कोई भी चीज़ होती है, मान लो ये चालक है, मान लो ये क्या है, चालक है, हम इसमें करंट फ्लो करा दें, करंट प्रवाहित कर दें, तो इसमें हम जब छू के देखें कुछ देर बाद ये क्या होगा? गर्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहूँगा तुमसे, मैंने तो इसे विद्युत ऊर्जा दी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? तो तुम कहोगे ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ऊष्मा दे रहा है, हीट दे रहा है, हीट होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। तो यही, और यही किसने दिया था ये नियम? जूल ने दिया था, प्रोफेसर जूल थे, उन्होंने ये बात बताई थी, इसलिए इसे कहा जाता है जूल का नियम। ठीक है, ये बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बस क्लियर? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी चालक में धारा आई t समय तक प्रवाहित की जाती है, तब उस चालक का आवेश क्या हो जाएगा भाई? Q बराबर IT। हमने पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, विद्युत धारा वाली चैप्टर में, विद्युत धारा ही चल रही है। I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या होगा? IT। क्लियर है? हमें निकालनी है विद्युत ऊर्जा। तुम कहोगे सर हमें तो विद्युत ऊर्जा निकालनी है, तो यदि विद्युत ऊर्जा क्या हो? W हो तब, तो W बराबर क्या होगा ये बताइए? W बराबर होता है VQ। क्या होता है W बराबर? VQ। ठीक, कहाँ से आया ये भी तुम जानते हो। V बराबर
W अपॉन क्यू ना पढ़ा हमने, वैद्युत विभवांतर याद आ गया, V बराबर W अपॉन क्यू, तो W बराबर क्या आ गया V क्यू, तो Q की वैल्यू IT उठाकर यहाँ पे लगा दो, तो W इज इक्वल टू VIT, ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या है W? विद्युत ऊर्जा। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ गई। अब इसके दो फॉर्मूले और बन के आते हैं, एक तो ये हो गया W बराबर VIT, दो और बनते हैं। कैसे? ओम का नियम याद करो, V इज इक्वल टू आई आर, तो एक बार तो हम V की जगह पर आई आर लगा देंगे, एक उससे बनेगा नंबर एक। नंबर दो, एक बार I की जगह पर V अपॉन आर लिख देंगे, V बराबर आई आर, तो I बराबर आर अपॉन वी, ठीक है, वो लगा देंगे, ठीक है, तो उससे दूसरा फॉर्मूला बनेगा, तो तीन फॉर्मूले हो जाते हैं। अगर हम तुम्हें ये रिकमेंड करेंगे कि भाई तुम इसी फॉर्मूले को याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, जैसे सवाल दिया होगा, ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन दिया होगा उसी में इसे कन्वर्ट कर देना। लेकिन मैं यहाँ पे तो करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें सुनो, यहाँ पर कर देता हूँ, है ना, इसी के नीचे लिख रहे हैं हम, क्या है, चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, बताओ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब I की जगह पर क्या लगा देंगे आई आर, तो W इज इक्वल टू आई आर, किसके स्थान पर आई है, V की, आई टी, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, आई स्क्वायर, देखो आई ये है आर टी, एक फॉर्मूला ये बन के आ जाता है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर V की जगह पर लगाया तुमने आई आर, आई के स्थान पे भी तो लगा सकते थे इससे, देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, या आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर V अपॉन आर, तो आप कैसे क्या लगा दो आई के स्थान पर V अपॉन आर, तब W बराबर क्या आएगा, V, आई की जगह पर क्या लगा रहे हैं हम, V अपॉन आर इंटू टी, तो W बराबर क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सब किसके फॉर्मूले हैं, विद्युत ऊर्जा के, किसका फॉर्मूला आ रहे हैं, विद्युत ऊर्जा के। W बराबर VIT, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, W बराबर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। वैसे तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, तेज हैं, और आप लोग भी उम्मीद है मुझे अच्छे होंगे, तेज होंगे, ठीक है, तो वो सब याद कर लेते हैं, ठीक है, कि एकदम आया सवाल उसी पे उन्होंने फॉर्मूला लिखा, जैसा मान लो आई दिया हो, आर दिया हो, टी दिया हो, ऊर्जा पूछ लें, तो एकदम वो कहेंगे सर ये लगा दो W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये क्यों लगा रहा हो, फिर इसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो V दिया हो, आर दिया हो, टी दिया हो, आई ना दिया हो, तो ये वाला लगा देंगे हम, कि W बराबर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, उन्हें ये लगाओ ना सर, ये क्यों लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें ये याद ना हो, कभी सोचो यार तीन तीन फॉर्मूले याद करने, बिल्कुल मत करो, तुम क्या कर लो, ये कर लो W बराबर VIT, ठीक है। जैसा मान लो उसने आई ना दिया, V दिया है, आर दिया है, टी दिया, आई ना दिया, तो मैं तुमसे कहूंगा आई बराबर क्या होता है, ओम का नियम याद करो, ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, तो आई बराबर V अपॉन आर, यहाँ पे लगा दो, मान लगा दो, तब ये तो फॉर्मूला आ जाएगा। मान लो उसने V ना दिया हो, आई दिया हो, आर दिया हो, टी दिया हो, तो मैं तुमसे कहूंगा V बराबर क्या होता है आई आर, तो इसकी जगह पे लगा दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर तुम ये याद ना कर पाओ तो इस पे लगा देना, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पर, नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दूसरा, वैद्युत शक्ति। ये क्या पढ़ा था अभी हमने, वैद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दूसरा, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये क्या है, ये बताओ। अभी हमने वैद्युत ऊर्जा पढ़ा था, तो वैद्युत ऊर्जा क्या हो रही है, लगातार लॉस में जा रही, लॉस हो रही है, उसका क्षय हो रही है, क्षय मतलब कमी आ रही है, लगातार हम बल्ब जलाए जा रहे हैं, लगातार पंखा चलाए जा रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा में कमी आ रही है। इसी कमी को क्या कहते हैं, किसी भी परिपथ में लॉस ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं हम, वैद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। या क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे पी से लिखते हैं, शक्ति या फिर सामर्थ्य भी आ जाता है, ठीक है। वह किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में W
जूल ऊर्जा टी समय में क्या होती है, क्षय हो रही हो तब शक्ति, तो P बराबर आता है W/T। क्या आता है, P बराबर W/T। इससे तो परिभाषा बनाई हमने। देखो ऊर्जा ऊपर है, समय क्या है, नीचे है। तो मैंने तुमसे पहले भी कहा था जब भी समय नीचे आए तो उसे दर बोलते हैं, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, क्षय मतलब कमी, जो भी आ रही है कमी होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये बताइए, बात समझ में आ गई। अब इसके भी 3 फॉर्मूला आएंगे, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो W कहते हैं वही तीनों फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं, बस वहां से T हटा दो। मतलब क्या कह रहे हूँ, देखो अभी समझ जाओगे। ये बताओ W बराबर क्या आया था, VIT। मैंने कहा था ये याद कर लो, ठीक है। वो यहाँ पे काम करो, तो P बराबर क्या आ जाएगा, VIT/T। T से T कैंसिल, P बराबर क्या आ गया, VI। इंपोर्टेंट फॉर्मूले सब याद होने चाहिए भाई, तीनों के तीनों। P बराबर VI। नेक्स्ट देखें, अब तुम कहोगे सर W बराबर वो भी तो आया था I²RT, याद है, W बराबर V²/RT, ये भी तो आया था, 3 आए थे ना। तो एक तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। चूंकि W बराबर क्या होता है, V²/R×T, ठीक है। लगा दो यहाँ पर P बराबर W की जगह पर क्या लगा रहा है, V²/R×T। अपॉन में क्या है, T से फिर T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या आ गया, V²/R। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, तीनों के तीनों याद होने चाहिए तुम्हें यहाँ पे, नहीं तो फिर बनाते रहना। एक क्या आया था, W बराबर I²RT भी तो आया था, W बराबर I²RT, ठीक है। वो मैं यहाँ पर करा देता हूँ, क्या था, W बराबर I²RT। तो यहाँ पे आ जाओ फिर, तो P बराबर क्या आएगा, I²R×T, अपॉन में T से T कैंसिल, तो P बराबर क्या आ गया, I²R। तो तुम्हें तीनों रटे में होने चाहिए भाई। कैसे कैसे, P बराबर VI, P बराबर V²/R, P बराबर I²R, ठीक है। ये रटे में होने चाहिए। P VI, P शक्ति, V विभवांतर, ठीक है, या विभव, I विद्युत धारा, ठीक है। V विभवांतर, R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग हैं, तो आपको ये सब रटे हुए होंगे। P बराबर VI, P बराबर V²/R, P बराबर I²R, ठीक है, ऐसे बताओगे। और अगर तुमने ये याद कर लिया तो फिर ऊर्जा के तीनों फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। इन्हीं तीनों में क्या लगा दो, TT और लगा दो। अभी कोई तुमसे पूछे सर चलो तुमने शक्ति के तो बता दिए और ऊर्जा के बताना, तो तुम क्या कहोगे, जैसे तुम्हें कहोगे यार P बराबर VI याद करा था हमने, तो क्या लगा दो इसमें, T, सर ने बताया था T लगा दो। तो क्या कहोगे, W बराबर VIT। फिर तुम कहोगे यार हमने एक फॉर्मूला ये याद करा, P बराबर V²/R, तो इंटू में T लगा दो, ठीक है। कह दो W बराबर V²/R×T। बात समझ में आ रही है। ऊर्जा में जैसे तीसरा याद करा हमने, याद, P बराबर I²R, तो क्या लगा दो यहाँ पे, T लगा दो, तो P बराबर क्या आ जाएगा, I²RT, ठीक है। तो ऊर्जा के भी याद होगा, तो तीनों ही याद कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऊर्जा के अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए ये भी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किलोवाट घंटा, तीसरा पॉइंट, किलोवाट घंटा, आवर, सही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, किलोवाट आवर। ये क्या होता है भाई, तो इसे मैं चाहूंगा कि वैसे ही याद रख लो फॉर्मूला। ये जो किलोवाट आवर है, ये सुन लो, चलो मैं बता दूं तुम्हें। ये तुमने मीटर देखा होगा घरों में, जो लाइट के मीटर होते हैं, सभी के घरों में होते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमारे जो बिजली का बिल आता है वो इसमें आता है, किलोवाट आवर। इसे ऐसे लिखा हुआ देखा होगा तुमने, KWH, देखना मीटर पर कभी तो KWH लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, किलोवाट आवर, जिसे हम साधारण बोलचाल में यूनिट बोल देते हैं। कहते हैं ना कितने यूनिट का बिल आया भाई, ठीक है। हम कहते हैं यार हमारे एक महीने का 50 यूनिट का बिल आया था एक हमारे घर में, ठीक है। ये हमारे घर में 10 यूनिट का बिल आया था, 20 यूनिट। तो यूनिट क्या चीज़ है यहाँ पर, किलोवाट आवर,
क्लियर होगी बात। ये भी मतलब एक ऊर्जा का मात्रक है। क्या है किलोवाट घंटा? ऊर्जा का मात्रक। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये बात याद रख लेना बस। 1 किलोवाट घंटा हिंदी में लिख सकते हो ये वाला। 1 किलोवाट घंटा, देखो कैसे किलो, डब्ल्यू से वाट, एच से घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? कितने जूल के? 3.6 गुणा 10⁶ जूल, ठीक है। 3.6 गुणा 10⁶ जूल इसके बराबर होता है। याद हो जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट है हमारा चौथा टॉपिक, ठीक है। क्या है? कार्बन प्रतिरोध। इंपॉर्टेंट है भाई ये। तथा कार्बन प्रतिरोधकों के वर्णकोड, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? कार्बन प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोधकों के, ठीक है, वर्णकोड। कोड, ये क्या मतलब है? तो मैं तुम्हें बताऊं, तुमने वो देखा होगा बहुत सारे, जैसे हम टीवी, रेडियो, पुराने वाले रेडियो है वैसे भी खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे हमें प्रतिरोध ऐसे करके मिलते हैं देखने को, इस टाइप से। मतलब उसमें पट्टियाँ बनी हुई होती है। मान लो ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये बनाई जाती है, इसके ऊपर ये पट्टी बना दी जाती हैं, ठीक है। मेरे पास एक मार्कर तो है, मान लो ये मैंने ऐसे बना दी, एक बना दी ब्लैक, ये पट्टी, ये कैसी पट्टी हो गई? ब्लैक। बात समझ में आ रहे हो? फिर अगली एक पट्टी बना दी हमने ग्रीन, ऐसा ऐसे पट्टियाँ बनी हुई होती हैं, वलय कहते हैं इसे, छल्ले, छल्ले की तरह लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। और फिर तीसरी पट्टी होती है कोई भी और कलर की, ब्लैक भी ले सकते हो, मैं ब्लैक ही बना रहा हूँ, मेरे पास ब्लैक मार्कर है तो इस टाइप की। फिर चौथी पट्टी भी होती है, मैक्सिमम 4 पट्टियाँ होती हैं इसमें, ठीक है। और मिनिमम 3 पट्टियाँ भी होती हैं इसमें, ठीक है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 पट्टियाँ तक होती हैं। इनके सहारे हम, और ये कलर की होती हैं अलग अलग, तो इसका मतलब समझो वर्ण कोड। वर्ण मतलब रंगों का, कोड होता है एक, इससे पहचान हो जाती है। जैसे मैंने ये बनाया ना, इससे तुम ये बता दोगे ये इसका कितना प्रतिरोध है, कितने ओम प्रतिरोध जो है कितने ओम का है, ठीक है, वो बता दोगे तुम ये देखकर। ये मतलब है, बात समझ आ रही है। तो ये कलरफुल बना दी जाती हैं, इनसे प्रतिरोध निकाल लिया जाता है, इसे देखते ही बता दिया जाता है इसमें कितना ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। ये मतलब था। तो कार्बन प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोधकों के वर्णकोड। कार्बन प्रतिरोध क्या है? ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, हमारे घरों में जो परिपथ इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनमें कार्बन प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। लेकिन हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, मेन मकसद क्या है हमारा? ये कराना, कार्बन प्रतिरोधों का वर्णकोड। ये सुन लो आप, ये कैसे करने हैं हमें, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। इसमें एक आध हम अपने पास से एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। इसके लिए तुम्हें एक टेबल याद रखनी पड़ेगी, और उसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। कैसे याद रखनी पड़ेगी? देखो सुनो, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा तुम्हें ये, यहाँ पे डालना है हम क्रम संख्या, क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ पर डालना है हम कलर, वर्ण का मतलब क्या है? कलर मतलब रंग, वैसे लिख दे दो, ठीक है। यहाँ पर डाल रहे हैं हम अंक, यहाँ पर डाल रहे हैं हम गुणक। अभी समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनो आप ध्यान से। क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डाल देते हैं, 10 भी ले लेंगे, अभी पता चल जाएगा। अब बात है कलर कैसे याद रखेंगे। तो कलर का तरीका है याद रखने का, मैं तुम्हें थोड़ी सी पहले कहानी सुना दूं। जहां हम रहते हैं, हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते हैं, एक बहुत अच्छे सज्जन रहते हैं, ठीक है। उनका नाम है बी रॉय। सब ये कहते हैं, वैसे वो पूरा नाम तो और कुछ होगा, समझ गए होंगे तुम, जैसे ब्रजभूषण रॉय कह दें, ब्रजभूषण रॉय ऐसा है, लेकिन सब क्या कहते हैं उन्हें? बी रॉय। याद हो जाएगा नाम। हमारे मोहल्ले में जो पड़ोस में रहते हैं सज्जन, बहुत बेहतरीन आदमी, उनका नाम क्या है? बी रॉय। उनका एक बेटा है, और उसने बचपन में ही हर क्लास में, ठीक है, एनसी से लेकर उस
लगभग 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड में है वो, उसमें भी उसने अभी जो रिजल्ट आया था उसमें भी उसने टॉप किया है, तो उसे कहते हैं ग्रेट बॉय। और वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे काम करता रहता है, आस पड़ोस वालों को फ़ायदा पहुंचाता रहता है, तो उसे कहते हैं हर कोई ग्रेट बॉय। क्या कहा जाता है उसे? ग्रेट बॉय, महान लड़का। और उनकी जो वाइफ है वो भी सोशल वर्कर है, ठीक है, मतलब वो भी सोशल वर्क करती रहती हैं, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है वेरी गुड वाइफ। बताओ, याद हो जाएगा? बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। रख लोगे याद? कैसे याद रखोगे? कि यार हमारे सर जो थे, जो हमें पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, उनके पड़ोस में कोई सज्जन है ना, उनका नाम है बीबी रॉय, उनका बेटा है ग्रेट बॉय के नाम से मशहूर है, और उनकी वाइफ को क्या कहा जाता है? वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी बीवी, है ना, जो कि इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कहना क्यों नहीं है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल होता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो क्या है? बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। क्लियर है? इनसे हम रंगों के नाम बना देंगे अब, अगर तुमने ये ट्रिक याद रख ली। क्या कहा हमने? B1 2 पे बी, रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। लो भाई, बन गया। मैं ये भी चाहता हूँ तुम इनके नाम ना इंग्लिश में याद रख लो, कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है। कभी तुम ये सोचो हम तो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के हैं, बल्कि इसे इंग्लिश में बहुत आसानी से याद रख लोगे। देखो अब इसे बीबी रॉय याद रखा ना तुमने, इंग्लिश में तो डाले मैंने, अब इसमें मैं कैसे डालता? ब्लैक ब्लू ऐसा करके, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो मैं अब इनका नाम डालने जा रहा हूँ। B4 क्या है यहाँ पर? ब्लैक। इसका क्या है? ब्राउन। इसका नाम है R से मतलब रेड, और इसका ऑरेंज, और इसका येलो, इसका ग्रीन, और इसका ब्लू, और इसका वॉयलेट, इसका ग्रे, और इसका मतलब डब्लू का वाइट। ये बताइए याद हो जाएंगे? ठीक है, बीबी रॉय अगर ऐसे याद रखोगे तो बहुत आराम से याद होंगे, है ना। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। क्लियर? अब इसमें अंक कैसे डालेंगे? तो यहाँ पे हम अंक जो डालते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्रम संख्या कितनी आ गई? 10। और अंक जो है वो क्या है? 0 से 9 तक। इन्हें सार्थक अंक भी बोलते हैं, ठीक है, सार्थक अंक। अब आओ गुणक कैसे डालेंगे? तो गुणक बहुत सिंपल है। ये 0 है तो 10 की घात 0, ये 1 है तो 10 की पावर 1, है ना, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, और 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, और 10 की पावर 9 इसी के सामने। ठीक है, बताइए याद हो जाएंगी ये बातें? ठीक है, यहां तक बताइए। अब मैं इसे साफ कर दूं, ठीक है, नोट कर लेना ऊपर, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कलर का प्रतिरोध क्या है। ठीक है, ये टेबल बन गई है। इनके अलावा 3 कलर और इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सहन क्षमता। ठीक है, सहन क्षमता, ठीक है, या बोलते हैं विश्वसनीयता। क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता। तो वो भी डाल दो, विश्वसनीयता, या क्या बोलते हैं इसे? सहन क्षमता। तो ये भी तुम्हें याद रखने हैं 3 अलग। ठीक है, सबसे पहले आता है सोना, मतलब गोल्ड की बात हो रही है, किसकी? गोल्ड। इसके लिए लेते हैं हम 5%। फिर आता है चांदी, सिल्वर, इसके लिए लेते हैं हम 10%। फिर आता है कोई कलर नहीं। क्या? कोई रंग नहीं, अब्सेंस ऑफ कलर, है ना, इंग्लिश में ये कह देंगे। इसके लिए लेते हैं हम 20%। ठीक है, यहाँ तक। तो तुम्हें इसके अलावा, इस टेबल के अलावा ये बात भी याद रखनी है। ये बताओ टेबल भारी तो ना लगी? क्या करा हमने? बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, और क्या करा है हमने? यहाँ पर अंक डाल दिए हैं उनके सामने, 0 से स्टार्ट करा है, 9 पे आगे रुक गए, और गुणक में क्या करा? जो यहाँ अंक थे वही 10 की घात में पहुंचा दिए। ठीक है, अब देखो पता कैसे चलता है कि किसी पर भी क्या, किसी पर भी, ठीक है, कितना प्रतिरोध है, किसी भी कार्बन का वो जो हम ले रहे हैं प्रतिरोध का, ठीक है, गुट का, उस पर प्रतिरोध आखिर है कितना। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास इस टाइप से करके
वो दे दिया कोई, ठीक है, ठीक है, कोई भी जिसमें हम परिपथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्किट में इस्तेमाल कर रहे हैं प्रतिरोध को, वो दे दिया है। और इसमें एक कलर तो ये हो गया ब्लैक, यहाँ से यहाँ तक एक पट्टी है ब्लैक की, एक पट्टी चलो ग्रीन की डाल देता हूँ, है ना, एक ग्रीन की, ग्रीन है मेरे पास मार्कर, और दूसरी पट्टी एक और है, इसे वो मान लेता हूँ, चलो मैं कलर लिख देता हूँ, इसे ब्लैक कह रहा हूँ मैं, क्या है ये ब्लैक, इसे क्या है ये ग्रीन है, और इसे मैं चलो क्या मान लेता हूँ, येलो मान ले, येलो। अब मैं तुमसे बोला कि इसका प्रतिरोध बता दीजिए मुझे, इसका प्रतिरोध कितना है, ये जो दिखाई जा रहा है तुम्हें सर्किट, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो सुनो अब ध्यान से, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। पहले नंबर पे क्या है ब्लैक, तो ब्लैक का क्या है 0, फिर दूसरे नंबर पे है ग्रीन, ग्रीन का क्या है देखना 5, इनटू फिर गुणा का निशान लगाओगे, फिर क्या है तीसरे पे येलो, येलो क्या है, तो येलो का आगे 10 की घात क्या है 4, तो तुम इसका आंसर बताओगे 5 गुणा 10 की घात 4 ओम। क्या करा हमने, ध्यान से सुनना, पहली पट्टी के लिए ये लेते हैं अंक, दूसरी पट्टी के लिए ये अंक लेते हैं, लेकिन तीसरी पट्टी अगर आती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गुणक का, बस ये बात याद रखनी है। क्या कहा हमने, लिख लो ये वाली बात, क्या कह रहा हूं मैं, पहली पट्टी के लिए क्या लेते हैं अंक, अंक, दूसरी पट्टी के लिए, दूसरी पट्टी के लिए क्या लेते हैं अंक, ठीक है, तीसरी पट्टी के लिए क्या लेते हैं, तीसरी पट्टी के लिए क्या लेते हैं गुणक, अगर चौथी भी पट्टी दी हो तो ये लेते हैं, और हर हाल में याद रखना चौथी अगर पट्टी दी है तो वो समझ लो इसी की दी होगी, ठीक है, तो चौथी पट्टी के लिए क्या लेते हैं हम, सहन क्षमता, ठीक है, ये लेते हैं, ये तुम्हें याद होना चाहिए। बताओ ट्रिक समझ में आ गई, क्या कहा हमने पहली पट्टी का, तो कभी और बताऊंगा एक, ये बताइए, ये नोट कर लो आप, ठीक है, कर लिया, फिर मैं एक और बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा, एक और एग्जाम्पल ले रहा है इसी पर, ठीक है, क्यों पेपर में आ जाता है भाई, वो ऐसा कहता है एक कार्बन प्रतिरोधक है, ठीक है, उस पे एक येलो कलर है, एक ग्रीन है, एक रेड है, ठीक है, और एक क्या है सोने का है, सोना मतलब सुनहरा कह दे, गोल्ड कह दे, ठीक है, ऐसा है, या फिर कोई इनमें से चांदी कह दे, या कोई कलर नहीं है एक पट्टी में। अब बताओ उसका प्रतिरोध क्या है, बात समझ में आ गई, ऐसा आ जाता है, देखो फिर दोबारा सुनो, यहीं पे निकालवा रहा हूं अभी, क्या कहा मैंने अभी, नाम तुम बता दो बल्कि चाहे, देखो क्या है कार्बन प्रतिरोधक है, एक पट्टी ये ले ली मैंने, एक ये ले ली, और एक ये ले ली, और चौथी भी ले रहा हूं, ठीक है, इसे क्या बोल लिया हूं मैं, पीला, येलो, है ना, इसे बोल रहा हूं मैं हरा, इसे बोल रहा हूं मैं लाल, और इस वाली चौथी पट्टी को क्या कह रहा हूं मैं, चांदी, सिल्वर, ठीक है, सही है, ये ले लिया, मैं बोला इसका प्रतिरोध बता दो मुझे कितना आएगा, तो तुम यहां से चालू करोगे कि यार पहली पट्टी के लिए सर ने बताया था पहली पट्टी के लिए अंक लेते हैं, तो पहली पट्टी क्या है पीला, तो पीला मतलब येलो, येलो मतलब 4 ले लो, फिर दूसरी पट्टी के लिए भी अंक लिया जाता है, तो दूसरी पट्टी क्या है हरा, हरा क्या है ग्रीन मतलब 5 45, फिर गुणा का निशान लगाओ, तीसरी पट्टी के लिए गुणक लिया जाता है, तीसरी पट्टी के लिए गुणक लिया जाता है, तो तीसरी पट्टी क्या है लाल है, तो लाल पे पहुंचो, फिर यह है रेड, 10 के हाथ 2 है ना, ये आ गई। अगर मान लो यहां पे चौथी पट्टी ना दी होती, चांदी ना लिखा होता, तो हमारा आंसर यही हो जाता कि 45 गुणा 10 के हाथ 2 ओम है, लेकिन अब चौथी पट्टी भी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस, चांदी पे कितना परसेंट है 10%, आंसर ये भी सही है, अगर तुम चाहो ये ओम यहाँ पे लगा दो, ये प्लस माइनस यहाँ लगा के 10% और आगे ओम, जैसे चाहे ऐसे लिख दो। अब बताओ समझ में आया है कि नहीं आया, कम से कम 3 पट्टी देगा, ठीक है, और अगर चौथी देगा, अगर चौथी देगा तो कौन सी होगी, वो इनमें से होगी हर हाल में, कोई कलर रंग नहीं मतलब कोई रंग नहीं, तो इसे वो ऐसे दे देगा कि कोई कलर नहीं, एक पट्टी जो है चौथी वो क्या है कोई कलर नहीं, आगे बात समझ में, तो तुम्हें क्या लगा देना पड़ेगा यहाँ पर 20%। अब बताओ क्लियर है, एक और लें इस पे एग्जाम्पल, एक और लेते हैं भैया लो,
मैं फिर ये बना रहा हूँ, है ना। हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन प्रतिरोधक, उसके ऊपर हमने पट्टियाँ देखी। लो अब कैसे, बस इतनी बना रहा हूँ। चलो चौथी एक और बना लो। अब इसे कह दिया मैंने, इसे कह दिया मैंने ब्राउन। ब्राउन मतलब कत्थई, है ना। और इस वाले को कह दिया मैंने ब्लू, और इस वाले को कह दिया मैंने ग्रे, और इस वाले को कह दिया मैंने कोई रंग नहीं। हाँ भाई बताइए इसका कार्बन प्रतिरोधक का कितना ओम है। तो तुम कहोगे अच्छा सर ब्राउन है, तो ब्राउन 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 देखो बी 1, तुम कहोगे 1। पहले वाली पट्टी का अंक लेते हैं, फिर दूसरी पट्टी पे पहुंचे ब्लू है, तो ब्लू कहाँ है, देखो ये है 6, यहाँ लिख दो 16 हो गया। फिर तीसरी पट्टी देखते ही क्या लिख दो, गुणा। गुणा में क्या आता है, ग्रे। ग्रे कहाँ है, देखो ये है 8 है, 10 के हाथ 8। अब तुम देखो चौथी पट्टी में क्या है, कोई कलर नहीं, तो इसका क्या होता है 20%। यही हमारा आंसर है। अब बताओ निकाल दोगे ऐसे। अगर ये वाली पट्टी नहीं दी होती तो हमारा यही आंसर था, ठीक है। 20% क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि चौथी पट्टी दे दी, और चौथी जब वो देगा तो इनमें से होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। ये भी बेफिक्र रहो, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। 4 से ज़्यादा पट्टियाँ नहीं होती है, और वो भी चौथी जो होती है वो इनमें से ली जाती है। तो अब तुम्हें याद कैसे करना, पेपर में आ जाए जैसे ही। अब तो मैंने यहाँ टेबल बना रखी थी, तो तुम एकदम से पता स्पीड से करोगे ये काम। क्या कहोगे, अच्छा सर इसका बनाना था, अच्छा ब्लू ब्राउन ब्लू ग्रे ये बताना है, एकदम तुम यहाँ से काम शुरू कर दोगे ऐसी, ठीक है यार। बी बी रोए ऐसा करोगे तरीके से, नहीं तो गलत हो जाएगा। कभी सोचो ऐसे याद थोड़ी ना होगा ये। बी रोए, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे, और यहाँ पे 10 के हाथ 0, 10 के हाथ 1, 10 के हाथ 2। बात समझ में आ रही है, ऐसा करोगे और बताना शुरू कर दोगे। मगर तुम्हें कलर में थोड़ा सा सेंस भी लगा लेना यार, कि पहले बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैक, कभी तुम इसे ब्राउन समझ लो बी को, और यहाँ वो लगा दो, ठीक है, समझ रहे हो 0। दूसरे बी का मतलब क्या है, ब्राउन है, क्योंकि बी 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 कितना आए हैं, यहाँ पे 3 आए हैं, बी बी बी। तो पहले का ब्लैक, दूसरे का ब्राउन, और तीसरे बार जो आया है ब्लैक बी, उसका क्या है ब्लू। ये बताओ बात समझ में आ रही है। ऐसे ग्रीन 2 बार, मतलब जी 2 बार आए हैं, ग्रीन और ये ग्रे, ग्रीन और ग्रे। कभी ग्रे पूछ ले और तुम जब ये लिखो तो तुम ग्रे को इस वाले को समझ लो, पहले वाले को, जबकि ग्रे कौन सा है, ये है। तो थोड़ा सा सेंस मतलब याद भी रखना है यार, सेंस के साथ। कहते नहीं है फिजिक्स जो है कम से कम 70 to 80%, तो हम कहते हैं चलो बिना रटे याद कर लो, 50% कह दो, और 50% रटी भी जाती है भाई फिजिक्स। ये रटे हुए हैं हमें भी, ठीक है। तो ये आपको भी रटने पड़ेंगे। कभी बी रो ऐसे ही बस ऐसे सोचते रहो और ये पता ही ना हो कि बी क्या है। तो बी क्या है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर बी क्या है दूसरा, ब्राउन, ठीक है। और ये वाला बी जो है ये ब्लू है, ठीक है। 1-2 बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सवाल आए और अब तुम छोड़ के आ जाओ बोर्ड में। क्लियर है, साफ कर दें, नोट कर लीजिए आराम से, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट होगा हमारा, 5वां, ठीक है। वैद्युत सेल, कहां पर पहुंच गए अब हम, वैद्युत सेल पर। 5th पॉइंट है हमारा वैद्युत सेल। देख लेना अगर मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई हो, 5 क्या पता है 6 हो, है ना, चेक कर लियो एक बार, ठीक है। तो उसके लिए भाई हम सॉरी बोलते हैं, ठीक है। वैद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। क्या है वैद्युत सेल, तो एक बात बताओ, हमारे घर में मान लो इन्वर्टर है लगा हुआ, है ना, और लाइट आ रही थी। अब लाइट, हम बल्ब जल लिया था, ठीक है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो यहाँ भी बल्ब जल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। इधर उधर लगा रखे हैं हमने, तो लाइट भी आ रही है इस टाइम। अब लाइट भाग जाए तो क्या होगा, बल्ब बंद हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ इन्वर्टर भी है, तो बल्ब बंद नहीं होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब मैं पूछूँ बल्ब बंद क्यों नहीं हुए, तो तुम कहोगे सर आपके यहाँ इन्वर्टर है इसलिए ना हुए, ठीक है। मैं पूछूंगा इन्वर्टर मतलब, इन्वर्टर के साथ तो एक बैटरा लगा हुआ है, तुम कहोगे हाँ बैटरी नहीं तो क्या करा है, ऊर्जा दी है। अब कौन सी ऊर्जा दी है, विद्युत ऊर्जा। मैं तो पूछूंगा, मैंने कहा यार बल्ब कैसे जले रहे हैं, तो लाइट तो चली हुई थी, ये बल्ब कैसे जले रहे हैं भाई। तो तुम क्या कहोगे कि वो जो बैटरा लगा हुआ था, बैटरी ने ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा। मैं कहूँगा बैटरी के अंदर क्या ऊर्जा होती है वैसे, बैटरी के अंदर तो तेजाब केमिकल ये होता है भाई भरा हुआ,
ठीक है। तो तुम कहोगे कि बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? रसायन। तो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि ऊर्जा का नियम है भैया ये। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात अब? तो इसका मतलब सेल क्या काम कर रहा है? सेल या बैटरी एक ही बात होती है भाई, ठीक है। बस सेल को हम क्या करते हैं, ऐसा करके बना देते हैं, लो भैया सेल है। जब बैटरी बनानी होती है तो क्या लगा देते हैं? बहुत सारे सेल लगा देते हैं, ये बैटरी बन गई। तो ये मत समझना कि मैं सेल कह रहा हूँ या बैटरी का, तुम कभी सोचने लगो सर वो तो बैटरी होती है, बैटरा हो बोल गया, वो तो बैटरा तो कोई वर्ड ही नहीं है, बैटरी होती है, ठीक है। लेकिन बैटरा कह देते हैं हमारे इंडिया में उधर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहा मैंने? कि सेल के अंदर, बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है, वो तो रसायन है, उसके अंदर केमिकल है। वो क्या में किस चीज में कन्वर्ट हो गई? किस में कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। मतलब जो हमारे यहाँ बल्ब जल रहे हैं इधर उधर ये सब, ठीक है, तो जितना आवेश इनमें अब जा रहा है, ठीक है, लगातार, अगर लाइट भाग जाए अभी तो लगातार ऐसी आवेश जाता रहेगा। तो इसका मतलब विद्युत सेल कौन से? बैटरी जो है, बैटरी हमारी, वो क्या कर रही है? आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखे हुए है, मतलब करंट लगातार फ्लो होता रहेगा। क्लियर हो गई बात? लिख दें यही बात, ठीक है। देखो अब मैं यहां लिख रहा हूं और समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं हम। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। बताओ क्लियर हो गया? जो हमारा परिपथ है जिससे बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, तो उन सब में आवेश जो प्रवाह है, प्रवाहित हो रहा है, उसमें क्या करती है? वो आवेश के प्रवाह को लगातार कंटिन्यू बनाए रखती है, ठीक है, वही विद्युत सेल है। क्लियर है? याद हो गया? एकदम मेरे साथ साथ कह दिया करो एक बार कि विद्युत सेल वह युक्ति है, युक्ति कह दो, उपकरण कह दो, सिस्टम कह दो, निकाय कह दो, जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है। विद्युत सेल वह निकाय है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। क्लियर? अब बात ये आती है विद्युत सेल होते कितने प्रकार के हैं, तो हम इसे भी बताने जा रहे हैं भैया। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिख रहे हैं विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी सेल, ये कौन से हैं भाई? और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल, मतलब सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले तो समझा दूं फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब ये सुनो, प्राथमिक सेल, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूज करके उसका फिर दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, उसे फेंक दिया जाता है, ऐसा मान लो, ठीक है, वो कहलाते हैं प्राथमिक सेल। इसके भी उदाहरण देंगे हमें, अभी समझ जाओगे। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूज करके जब वो डाउन हो जाते हैं फिर दोबारा यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, फिर तीसरी बार, चौथी बार। कैसे? चार्ज करके। अब जैसे अभी हम इन्वर्टर बैटरी की बात कर रहे थे, तो लाइट जब आ जाती है तो बैटरी क्या होने लगती है? वो चार्ज होने लगती है, ठीक है। लाइट चली गई तो वो यूज होने लगा, फिर लाइट आ गई फिर बैटरी चार्ज होने लगी, फिर यूज, फिर यूज, फिर यूज, कहीं कहीं साल तक यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो कौन से सेल होगा? द्वितीयक सेल। तो प्राइमरी सेल में कौन से आते हैं? जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। पुनः मतलब दोबारा से, आवेशित मतलब चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। क्लियर है? वे सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं।
इसके उदाहरण लिख लो भैया, ठीक है। उदाहरण क्या क्या है इसके वो देख लो, 2-3 उदाहरण लिख रहे हैं कम से कम। उदाहरण एक आता है लेक लांशी सेल, एक आता है डेनियल सेल, ठीक है। लेक लांशी सेल और कौन सा है, डेनियल सेल, ठीक है, ये सब। और वोल्टिये सेल भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, वोल्टिये सेल। ये तुमने दोनों सेल ये वाले भी वैसे तीनों ही फिजिक्स की लैब में देखे होंगे, अपने इंटर कॉलेज की फिजिक्स की लैब में, ठीक है। लेकलांशी सेल भी डेनियल सेल भी कैसे होते हैं, चलो मैं फिर भी समझाऊं तुम्हें। लेकलांशी जो होता है इसमें कॉपर का वेसल्स होता है, बर्तन होता है, ठीक है, और एक जिंक की रोड होती है। तो बर्तन के अंदर, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया जाता है यहाँ पर, और एक जिंक की रोड खड़ी कर दी जाती है, ठीक है। एक तार इसमें बांध दिया जाता है, इसमें छेद हुआ हुआ होता है, और एक तार इसमें। ये जो वेसल्स है, बर्तन है, वेसल्स मतलब बर्तन, ठीक है, ये किसका काम करता है, पॉजिटिव का। और ये जो जिंक की रोड खड़ी करी थी ये निगेटिव का काम करती है। ये हो गया भैया तुम्हारा लेकलांशी सेल, ठीक है। जब तुम्हारे यहाँ प्रैक्टिकल होते होंगे फिजिक्स के, जिसमें भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें इन सेलों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जब एक बार ये इस्तेमाल कर लिया, प्रैक्टिकल कर दिया, उसके बाद इस पानी को, सॉल्यूशन को फेंक दिया जाता है, समझ रहे हो, तो बेकार हो गया। ऐसे ये थोड़ी कि अब चार्ज करा जाएगा दोबारा से। ये कहने का मतलब ऐसे ही डेनियल सेल बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी बर्तन होता है, इसमें भी सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, H2SO4 तनु H2SO4 डलता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तब बनाया जाता है। ये भी तुमने देखा होगा, ये भी ना देखा हो तो अपने फिजिक्स के लैब में जाना और अपने सर से कहना, ठीक है, कि हमें लेकलांशी सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल दिखा दो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं हम, प्राथमिक सेल। सेकंड क्या है, सेकेंडरी मतलब प्राथमिक सेल हो गया, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होगा इसे, सेकेंडरी। क्या इसी का उल्टा कर दोगे, वे सेल जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, इन्हें नहीं किया जा सकता था, इन्हें किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं हम, वे सेल जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, ठीक है। इसके भी उदाहरण लिख रहे हैं दो। इसमें आता है सीसा संचायक सेल, दूसरा आता है क्षारीय संचायक सेल। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, ठीक है, द्वितीयक सेल के, सेकेंडरी सेल के, जिन्हें हम दोबारा से आवेशित कर सकते हैं। यहां तक बताइए क्लियर है, आगे बढ़े। जब हम सेल की बात कर ही रहे हैं कि विद्युत सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो अभी सेल की ही बातें करते रहेंगे हम, ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो जब सेल हो गया, सेल के प्रकार हो गए, अब आता है सेल का विद्युत वाहक बल। छठा पॉइंट नोट कर लीजिए भैया, है ना, नोट कर लीजिए। क्या है, सेल का विद्युत वाहक, चलो पूरा लिख देता हूं मैं यहां पे, है ना, फिर बार बार ना लिखेंगे। विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ बोलते हैं इसे, ठीक है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं हम, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब ये क्या चीज है भाई, विद्युत वाहक बल, तो सुनो, वो कुछ भारी ना है, समझो जो मैं बोल रहा हूं, समझो। मान लो जब हम लाइट आती है तो तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर भी, ठीक है। तो हम कहते हैं कोई भी तार ले लो, वायर लाइट का,
ठीक है, ये वायर है, मैं कहूँ इसके सिरों के बीच, हर एक पॉइंट के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर मतलब विभव का अंतर होता है। इन दो सिरों के बीच भी विभव का अंतर होगा, इन दो के बीच भी, कोई से भी ले लो, ये वाला और ये वाला ले लो, तो विभव का अंतर देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं विभवांतर। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे लाइट आई तो तुम कहते हो 220 वोल्टेज आए सर, हमारे इंडिया में 220 ही चलते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये 250 वोल्टेज आए हैं, ये तो बताते हो। क्या कह रहे हो, वोल्टेज, ये किससे लिखते हैं हम, इसे V से। और V बराबर क्या पढ़ा था हमने, W/Q। ठीक है। लेकिन जब हम किसी सेल की बात करते हैं, मैं इसे बिल्कुल सादे लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, लेकिन जब हम किसी सेल की बात करते हैं तो सेल के विभवांतर को या विभव को, सेल के विभव को, वोल्टेज को वोल्टेज ना कहकर, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, मात्रक भी वही रहेगा, वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट। बस किससे लिख देते हैं हम, ई से लिख देते हैं उसे, मतलब वी की जगह पर समझ लो क्या आ जाता है, ई आ जाता है। ई क्या है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, विद्युत वाहक बल, किसका, सेल का। सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पर वी की जगह पर क्या आ जाएगा, ई। काम यही है, सब कुछ यही करेगा। ठीक है, अब परिभाषा भी ऐसी होगी, क्या, अभी क्या बताया मैंने, ई बराबर क्या आ जाएगा, W/Q। मतलब किसी आवेश को, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो ऊर्जा देता है कौन, सेल, उसे क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है, तो ये बात हम यहां लिख देंगे, क्या, किसी वैद्युत परिपथ में सेल द्वारा एकांक आवेश को, ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश बाद में पहले लिख दो, है ना, क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल, इसे शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, विद्युत वाहक बल, और बोर्ड के एग्जाम में भी तुम ऐसे आराम से लिख सकते हो। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ई बराबर क्या है, W/Q। मात्रक क्या होगा इसका, जाहिर सी बात है, W/Q का मात्रक क्या पढ़ के आए थे तुम, वोल्ट। वैसे तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी हो सकता है ना, वोल्ट ज्यादातर लिखा जाता है, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। बताओ, याद समझ में आ गई। देखो फिर सुनो, जैसा मैं अभी कह रहा हूँ, हमारे यहाँ अभी लाइट भाग जाए, है ना, अभी लाइट आ रही है, लाइट भाग जाए तो कौन आवेश देगा, बैटरी देगी, बैटरा देगा। ठीक है, तो जो आवेश वो देगा, और जब आवेश देगा तो कार्य ना हुआ, ऊर्जा ना निकली उसकी। ठीक है, तो एकांक आवेश में जो भी ऊर्जा मिली उसे क्या कहते हैं हम, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर W/Q, सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। अब आता है सेल का टर्मिनल विभवांतर, ऐसे ही चलते रहेंगे अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सातवां, सेल का टर्मिनल विभवांतर। अब ये क्या चीज है भाई, टर्मिनल विभवांतर तो तुमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, V बराबर W/Q। अब ये टर्मिनल क्या है, तो सुनो, अभी जो मैं बात बता रहा था कि जब हम कोई तार लेते हैं और इसमें करंट फ्लो करा देते हैं तो इसके हर एक बिंदु पर क्या देखने को मिलता है हमें, विभवांतर देखने को मिलता है। सेल मतलब इसके अंदर तार के कोई से भी दो बिंदु ले लें, मैं कहूँ ये वाला और इसमें बताओ, तो इस पर विभव अलग और इस पर अलग होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, विभवांतर बोलते हैं। ये और ये वाला तो इस पर अलग और इस पर अलग होगा, उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। लेकिन सेल के साथ ऐसा नहीं होता है। मान लो कोई सेल ले लूँ मैं, इस टाइप से सेल है,
ये लगी हुई, ठीक है, ऐसे सेल है। ये टॉर्च में डलता है या फिर वॉच में डलता है, घड़ी में, ठीक है, सेल है, ये वो सेल है। क्लियर। अब मैं बोलूँ कि यहाँ इसके बीच में भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अलग अलग विभवांतर होगा, हर एक पॉइंट पे विभवांतर अलग अलग होगा। तुम कहोगे नहीं, इसके हर एक पॉइंट पे विभवांतर नहीं होगा, इसके सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा हमें विभवांतर, एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर, इस सिरे पर और एक इस सिरे पर, ठीक है। तो क्या हो गया, टर्मिनल विभवांतर हो गया। टर्मिनल का मतलब होता है जहां पे अंत हो रहा हो, कोई से भी दो सिरे, एक सिरा ये और एक सिरा ये, उसी का बोलते हैं हम टर्मिनल। बात समझ में आ रही है। जैसे तुमने देखा भी होगा अब तक, कुछ टाइम पहले तक, अब तो बन गया मेट्रो स्टेशन, जो गाजियाबाद है, दिल्ली के पास गाजियाबाद, उसके पास जो मेट्रो स्टेशन था वैशाली था, ठीक है। वैशाली के बाद वापस चली जाती थी मेट्रो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते थे, टर्मिनल मेट्रो स्टेशन। क्यों? क्योंकि उससे आगे को लाइन ही नहीं आती। आगे बात समझ में, तो उसे टर्मिनल बोलते हैं एक सिरे को। जैसे मार्कर है तो एक टर्मिनल हो गया इसका, एक ये और एक ये। बात समझ में आ गई। तो सेल का यही होता है, एक ये और एक ये, इसके बीच में कुछ नहीं होता। उसके बीच में तो कार्बन भरा हुआ होता है, देखा होगा तुमने, रोड लगी हुई होती है ग्रेफाइट की छड़, ठीक है, और चारों तरफ क्या होता है, कार्बन। तो वहां पे विभवांतर नहीं देखने को मिलता, कुछ भी ना होता विभवांतर, सिर्फ तुम्हें कहाँ मिलेगा, इस सिरे पर और एक इस सिरे पर। समझ में आ गया। इसीलिए कहा जाता है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर ना कह के क्या कहते हैं हम, सेल का टर्मिनल विभवांतर। काम वही है, सब कुछ वही है, V बराबर W/Q, वही थ्योरी है जो अभी लिखवाई थी, ठीक है, वही यहाँ लिख रहे हैं। क्या, सेल के एक सिरे से, सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और फिर ये उतार लेना, ठीक है। V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, सब कुछ वही है। तो मात्रक भी जाहिर सी बात है वही रहेगा, इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। बस टर्मिनल नाम आ गया है। टर्मिनल क्यों आया है ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये भी है ना, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, 8वां पॉइंट, सेल की बातें चल रही है ना इस पार्ट में हमारे। 8वां पॉइंट क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या चीज है भाई, आंतरिक प्रतिरोध। तो अभी तक जो हमने प्रतिरोध पढ़ा था वो क्या था, आर था, वैद्युत प्रतिरोध। याद है कि हर चालक का, हर तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, वो उसका गुण है भैया, चालक का गुण है। उस गुण को ही, उस क्वालिटी को ही क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, जो धारा के मान में रुकावट पैदा करता है। यही तो पढ़ा था हमने। अब ये आंतरिक क्या चीज़ है, तो जिस तरह किसी तार में, किसी भी चालक में, किसी भी रेसिस्टर में क्या होता है, उसका अपना एक वैद्युत प्रतिरोध होता है, उसी तरह सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है, सेल के घोल के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है। मतलब मान लो, देखो सुनो, ये मान लो मैंने बैटरी बना दी, क्या है, बैटरी। क्लियर। तो जब हम यहां पर मान लो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव, जब हम यहाँ पर वायर लगाते हैं, चिमटी लगा दी हमने पंखा चलाने के लिए, तो वायर जो लगाया वहां पे क्या मिलेगा, हुआ प्रतिरोध आर। तार में, तार का प्रतिरोध होगा, जो वायर पंखा चल रहा है उसका भी प्रतिरोध होगा, ठीक है, प्रतिरोध होगा, राइट। इसी तरह से जो कि क्या करेगा, धारा के मान में रुकावट पैदा करेगा। इसी तरह से देखा ये गया, ये जो सेल डूबे हुए हैं घोल के अंदर केमिकल के, इनके बीच में भी एक प्रतिरोध लगता है जो कि धारा के मान में रुकावट पैदा करता है, और उस प्रतिरोध को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक मतलब इंटरनल, अंदर का, अंदर लगने वाला,
बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसकी परिभाषा भी हमने इससे मिला के बनाई है, ठीक है। जैसे कि प्रतिरोध होता है उसी के ऊपर परिभाषा है, ठीक है। जिस प्रकार वैद्युत प्रतिरोध धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार सेल के घोल में भी एक वैद्युत प्रतिरोध होता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से, स्मॉल आर से लिखते हैं इसे, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है? स्मॉल आर से। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। बताइए यहां तक समझ में आ गया? जिस तरह से किसी भी तार के बीच उसका किसी भी प्रतिरोध, किसी भी रेसिस्टर का प्रतिरोध होता है, उसी तरह क्या होता है, घोल के भीतर भी सेल के एक प्रतिरोध होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक भी क्या होगा? इसका मात्रक भी ओम होता है। सब कुछ वही खासियत है जो उस प्रतिरोध की थी, तो इसका मात्रक भी ओम हो गया। क्लियर है? तो सेल का हमने कब तक कितनी चीजें पढ़ ली? सेल तो पढ़ा ही था, सेल क्या चीजें है ना। फिर क्या पढ़ा हमने? सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहां से लो, सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा नंबर पे क्या पढ़ा हमने? सेल का टर्मिनल विभवांतर। तीसरा नंबर पे क्या पढ़ा हमने? सेल का विद्युत वाहक, वही सॉरी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब चौथे नंबर पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए, है ना, कर लीजिए। नाइन पॉइंट, और उसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं भाई, ठीक है। 9 पॉइंट पे जो है सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहते हैं? इसे ई। यहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा बस। अब तक जब भी आया है तो न्यूमेरिकली पूछा गया है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल और फिर टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध क्या है? तो इसमें दो तरह के संबंध बताएंगे हम, नंबर 1 और नंबर 2, जो तुम्हें याद रहने हैं। एक होगा V बराबर E माइनस IR, ये कब लगना है ये अभी लिखवाऊंगा यहां पर। एक होगा V बराबर E प्लस IR, अभी ट्रिक बता दूंगा, याद हो जाएगा, ठीक है। दो होते हैं, ये भी लगना है और ये भी। ज़्यादातर वैसे न्यूमेरिकल जो आज तक ज़्यादातर पूछेगा वो इस पे है, लेकिन इस पे भी आएंगे अगर तो करेंगे हम तो भैया, ठीक है। बताते हैं कैसे, ये कब लगेगा और ये कब। देखो ये सेम ही तो है, बस क्या है, ठीक है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। क्लियर? तो ये बताओ ये कब लगना है। देखो सुनो, तुम, मैं बैटरी लेकर आया एक, ठीक है। मैं बोला भाई ये बैटरी रखी है, यहाँ को बना दो, ये क्या है? बैटरी, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैं बोला ये बैटरी है, तुम बोले सर कितने वोल्ट की है? मैं बोला ये 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। क्लियर? मैंने कहा इस टाइम बिल्कुल फुल चार्ज है। तो अब ये बताओ 12 वोल्ट क्या चीज़ है इसका? पहले तो ये बताओ, क्या बताया था हमने? जो भी बैटरी होती है उसके जितना भी वोल्ट होता है वो क्या कहलाता है? उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो तुम कहोगे सर ये 12 वोल्ट जो है ये ई है, क्या है ये? तो तुम कहोगे सर ई है, विद्युत वाहक बल है तो इसका। क्लियर? मैं बोला बिल्कुल फुल चार्ज है, तो कितना वोल्ट है? तुम कहोगे 12, ठीक। अब मैं तुमसे बोला जैसी लाइट भाग जाए ना, इन्वर्टर तो है ना हमारे यहाँ, जैसी लाइट भाग जाए तो तुम इसमें चिमटे लगा देना पंखे की और पंखा चला लो,
या बल्ब जला लो, ठीक है, इसमें जला लेना। क्लियर। तो इस टाइम जैसी लाइट भागी तो तुमने इसमें चिमटी लगा दी और इससे करंट फ्लो होने लगी, बल्ब जलने लगा। तो एक बात बताओ, अब इस टाइम तुम इससे करंट ले रहे हो या दे रहे हो बैटरी से? तो तुम क्या कहोगे? ले रहे हैं सर, बल्ब जल लिया है या पंखा चल रहा है तो करंट क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम ये करंट दे रहा है। तो एक बात बताओ, कुछ ही देर में ये 12 वोल्ट है, जब आधा घंटा 1 घंटा पंखा चला तब भी 12 वोल्ट रहेंगे, कम ना होंगे, ठीक है। तो ई क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, माइनस होना शुरू हो जाएगा। ई में से माइनस हो रहा है, कभी 1 वोल्ट, कभी 2, कभी 3। एक कंडीशन ऐसी आएगी जो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल डाउन हो जाती है। कहते हैं भाई बैटरी डाउन है। क्लियर। तो इसका मतलब ई क्या कर रहा है? निकाल लिया है अपने अंदर। तो अगर तुम्हें ई में से घटता हुआ दिखे, ई के आगे माइनस आता हुआ दिखे, तो समझ जाना कि विद्युत वाहक बल कम हो रहा है। और विद्युत वाहक बल कम कब होगा? जब बैटरी से करंट दी जा रही होगी। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कब लगना है? जब बैटरी से धारा ली जा रही हो। क्लियर हो गया है ना? बैटरी से धारा ली जा रही है तो ई में से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ई में से लगातार माइनस आई आर, माइनस माइनस माइनस, कुछ देर में बल्कि खत्म, डाउन। क्लियर। अब इस वाली बात को समझो। अब मान लो बैटरी बिल्कुल डाउन है, या ऐसे समझ लो फिर बैटरी लाया भाई, मैं तुम्हारे पास एक बैटरी लेकर आया, तुम बोले सर ये चार्ज है क्या? मैं बोला बिल्कुल डाउन है यार, जैसी लाइट आ जाए ना इसे चार्जिंग पे लगा देना। तो लाइट आ गई, तुमने इसे चार्जिंग पे लगा दिया, चिमटी लगा दी चार्जर की, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी थी। तो ये बताओ ई उस टाइम जब तुमने चार्जिंग पे लगाया, मान लो 2 वोल्ट था उस टाइम, बिल्कुल डाउन थी 2 वोल्ट। तो जैसे ही चार्जिंग पे लगाया, कुछ देर बाद, आधे घंटा बाद, 1 घंटे बाद, तो इसके वोल्टेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 4 होंगे, 5, 6, 8, 10, 12 तक पहुंच जाएंगे। जैसे 12 पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर बैटरी फुल चार्ज हो गई, इसका मतलब तुम इसमें ई में क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो? तुम बैटरी को धारा दे रहे हो। तो इस वाली का मतलब यही तो है, V बराबर ई प्लस आई आर। ई में तुम प्लस कर रहे हो, इस टाइम बैटरी को धारा दे रहे हो, और वहां पे क्या कर रहे थे? तो बैटरी से धारा ले रहे थे। अब क्या लिखोगे? जब बैटरी से बैटरी को सॉरी जब बैटरी को धारा दी जा रही हो। बताओ याद हो जाएंगे अब? ये बताओ समझ में आ गई दोनों बातें? एक बात और है इसकी, ठीक है, नोट कर लो ये वाली। तो कर लिया? तो ये इनमें संबंध आ गया। देखो, सेल का विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल विभवांतर V और प्रतिरोध R में संबंध। अब तुम कहोगे आई कैसे निकालेंगे? इसमें आई की फॉर्मूला क्या होगा आई के लिए? तो आई ये हो या ये हो, आई का वैल्यू ये याद रखना, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर होता है बैटरी के केस में। अब तुम कहोगे इसे कैसे याद रखें? तो मैं तुमसे कहूंगा घबराओ मत, ये बताओ ओम के नियम को कैसे याद रखा था तुमने? ओम के नियम को कैसे याद रखा था? तुम कहोगे वी बराबर आई आर। तो मैं कहूंगा अगर मुझे आई निकालना हो तो क्या करोगे? वी अपॉन आर। क्लियर है? तो इससे याद रख लोगे, एकदम बना लोगे अपने आप। क्यों? जैसी बैटरी का नाम आएगा, तो मैंने क्या बताया तुम्हें अभी, जैसी बैटरी का नाम आए तो V की जगह पर E लगा दो। तुम कहोगे लगा दिया सर। जैसी बैटरी का नाम आए और आंतरिक प्रतिरोध दिया हो तो R के साथ में क्या जोड़ दो? प्लस R जोड़ दो। लो भैया आ गया फॉर्मूला, याद हो गया? क्या कहा मैंने? आई बराबर बैटरी के केस में आई क्या होता है? आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। कहाँ से बनाया हमने? याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो कहाँ से बनाया? ओम के नियम से। आई बराबर वी अपॉन आर। जब बैटरी का नाम आता है तो वी की जगह पे क्या लगाते हैं हम? ई। और जब बैटरी का नाम आता है तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हो तो आर प्लस आर। जरूरी ना हो, जरूरी नहीं है कि जब बैटरी का नाम आए आंतरिक प्रतिरोध हर हाल में दिया हो। कभी कभी वो लिख देता है उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो वही बन जाता है फॉर्मूला। ठीक, क्या आ जाएगा? ई अपॉन आर। बस कभी तुम सोचो ना आर प्लस आर ही होगा, जब उसने दिया ही ना आंतरिक प्रतिरोध तो मान लो 0 है। मान लो किसी किसी केस में बाहरी प्रतिरोध न दिया हो, बाहरी मतलब कोई चिमटी लगाई ना हो तुमने बैटरी में, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, तो ये फॉर्मूला ये भी बन जाता है आई बराबर ई अपॉन आर। ये भी सही है, आई बराबर ई अपॉन आर, ये वाला भी सही है। ठीक है, इस केस में क्या कहोगे? इस वाले केस में का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। इस केस में क्या कहोगे? कोई बाहर का एक्सटर्नल प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, और इस केस में क्या कहोगे? बाहर का प्रतिरोध भी है और स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी है। याद करने का तरीका कैसे बताया हमने? ओम के नियम से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आई बराबर ई अपॉन आर। ठीक है, बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। पार्ट कौन सा लेकर आएंगे?
पार्ट 4, उसमें हम कंप्लीट करा देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे हम, उसमें आपको एग्जाम्पल करवाएंगे इसी चैप्टर के विद्युत धारा के, और एक वीडियो में कराएंगे हम अभ्यास प्रश्न, ठीक है, सॉल्यूशन कंप्लीट। क्लियर? तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।